सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में आज का हमारा विषय है जो अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित हुआ, केंद्र का टीका सबको फ्री का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम राष्ट्र को एक बार फिर संबोधित किया। कोरोना काल के पिछले 15 महीनों के दौरान राष्ट्र के नाम देश के प्रधानमंत्री का यह 9वां संदेश था। सुबह से ही यह उम्मीद की जा रही थी कि जब से यह सूचना आई थी कि आज एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रत्यक्ष तौर पर देश के साथ रूबरू होंगे तो कोई बड़ा ऐलान करेंगे। संभावना थी या तो वो कोई राहत पैकेज का ऐलान करेंगे या वैक्सीनेशन को लेकर कोई बड़ी घोषणा करेंगे। बड़ी घोषणा आई, तकरीबन 32 मिनट का संबोधन देश के प्रधानमंत्री के द्वारा देश को दिया गया। शुरुआती उद्बोधन के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी सरकार काम कर रही है, किस तरीके का कमाल का काम देश के वैज्ञानिकों ने किया है, पहले की सरकारों और अब की सरकारों में कितना बड़ा अंतर है। दशकों लग जाते थे किसी बीमारी का टीका इस देश को हासिल करने के संदर्भ में। कोरोना के संदर्भ में 2-2 टीके हमने खुद अपने देश में तैयार कर लिए, ये कमाल का काम हमने किया। दूसरा, उन्होंने महत्वपूर्ण बात यह कही कि गरीब परिवारों के संदर्भ में सरकार सहारा बनी हुई है। 80 करोड़ लोगों को दिवाली तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। और आखिरी में वह उस बिंदु पर आए जिस पर पिछले 1.5 महीने से सबके निशाने पर केंद्र की सरकार थी। 18 से 45 साल तक की आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त के टीका देने के संदर्भ में केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। राज्यों पर जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। राज्य अपने स्तर पर जैसा फैसला लेना चाहें वो करें। राज्यों को जो वैक्सीन थी उसकी कीमतों में भी केंद्र के मुकाबले दुगने से ज्यादा का अंतर था। हर स्तर पर इसको लेकर आलोचना थी। टीके की उपलब्धता को लेकर सवाल था। गैर भाजपा शासित राज्य इसको मुद्दा बना रहे थे। भाजपा शासित राज्य मजबूरी के तहत मौन साधे हुए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी कुशलता लगातार इस बात पर मानी गई थी कि जनता की पल्स अर्थात नब्ज पर उनका हाथ रहता है, सवाल उठ रहे थे कि इस बार हो क्या रहा है, उन्हें क्यों समझ नहीं आ रहा है। लेकिन उनकी समझ में आ गया और संबोधन का आखिरी हिस्से में उन्होंने राज्यों की विफलता को उल्लेख करते हुए बताया कि हम अपनी नीति में परिवर्तन कर रहे हैं। 21 जून को योग दिवस है और योग दिवस के दिन से हम इस देश में रहने वाले 18 साल से ऊपर के हर आयु वर्ग के व्यक्ति को केंद्र की ओर से मुफ्त टीका लगवाएंगे। राज्यों को इसके लिए कोई राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी। प्राइवेट अस्पतालों में जो लोग टीका लगवाना चाहते हैं वहां पर लगवाएंगे भी तो उन्हें सर्विस चार्ज के तौर पर केवल 150 रुपए देने पड़ेंगे टीके की कीमत के अलावा। तो कुल मिलाकर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि यह फैसला प्रधानमंत्री ने किस परिप्रेक्ष्य में लिया, यह फैसला कितना सटीक है, आने वाले समय में इसके प्रभाव क्या होंगे। एक विस्तृत चर्चा करने के लिए 5 संजीदा मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस विषय पर एक रोचक चर्चा करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कमाल का है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि अर्ध कुकुट्या पचते अर्ध प्रसवाय कल्पते, अर्थात यह नहीं हो सकता कि मुर्गी का आधा भाग पका लें और आधा भाग अंडा देने के लिए छोड़ दें। विशेषज्ञ भाषावृत्ति के अंतर्गत ये कथन हमें प्राप्त हुआ। बताएगा कि आप मुर्गी के संदर्भ में ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अंडा पाने के लिए आप उसके आधे हिस्से को छोड़ दें, वो आधे हिस्से को पका लें। तो कुल मिलाकर वैक्सीनेशन के संदर्भ में भी देश में क्या ऐसा ही नहीं हो रहा था कि आपने 45 साल से आयु वर्ग से जो लोग थे अधिक के, उनके संदर्भ में वैक्सीनेशन को एक अलग नीति के तहत और उससे कम उम्र के लोगों के संदर्भ में एक अलग नीति बनाई थी। इसलिए सवाल उठ रहे थे नीति में इस बदलाव को किस रूप में देखा जाए। क्या इस देश के लोकतांत्रिक स्वरूप में एक मजबूती आज प्रकट हुई है, इस रूप में देखें। एक संवेदनशील सरकार का चेहरा सामने आया है, इस रूप में देखें, या कुछ और इसके मायने हैं। इसे समझाने के लिए हमारे 5 खास मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, छत्तीसगढ़ में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे धर्मलाल कौशिक जी खासतौर पर मौजूद है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष बालिंदु शुक्ल जी हैं। देश में चिकित्सा जगत का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर डॉक्टर MC मिश्रा साहब, जो एम्स के निदेशक रहे हैं दिल्ली के, वह भी हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। हमारे साथ स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक पर मूलतः मोदी जी के प्रति अतिरिक्त अनुराग रखने वाले निशांत वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। और साथ ही खरी खरी कहने के लिए ख्यात हम सबके बेहद वरिष्ठ श्रवण गर्ग जी, देश के जाने माने पत्रकार, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर MC मिश्रा साहब से करना चाहते हैं और MC मिश्रा साहब से समझना चाहते हैं। मिश्रा साहब, इस विषय पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, कई चर्चाओं का आप हिस्सा भी रहे थे।
तब बार बार यह सवाल हमारे द्वारा उठाया जा रहा था कि इस वैक्सीनेशन के संदर्भ में इतनी बड़ी चूक क्यों हो रही है, क्यों राज्यों के हवाले सौंपा जा रहा है, ये सवाल थे। आज प्रधानमंत्री के उद्बोधन को बतौर चिकित्सक डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं आज के इस घोषणा पर? नमस्कार डॉक्टर हिमांशु, आपके सभी व्यूअर्स को भी बहुत बहुत प्रणाम जी। ये आज आप भी मुस्कुरा रहे हैं, हम भी मुस्कुरा रहे हैं। आपके ही माध्यम से बहुत बार इस विषय पर चर्चा हुई और आपको याद होगा, पता नहीं, शुरू में मैंने यही कहा था कि भारत सरकार को ये वैक्सीन सबको उपलब्ध करानी चाहिए जी फ्री जी। आज उस बात का उल्लेख प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में किया है। ये बहुत स्वागत योग्य भारत सरकार ने कदम लिया है, क्योंकि राज्य सरकारें बराबर इसमें विफल हो रही थी टीकाकरण अभियान में। और अभी भी जो आज मैं एक हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट देख रहा था कि उसमें मेंशन तो ज्यादातर गैर भाजपा राज्य ही थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जितनी डोजेज उपलब्ध कराई गई उसमें से कम इस्तेमाल हुई जी। अभी तो ये और जब 18 वर्ष से ऊपर का घोषणा हुई तब भी मैंने आपके माध्यम से ये भी कहा था कि जल्दबाजी में हुई है जी। अभी हमारे पास इतनी पर्याप्त मात्रा में डोजेज नहीं है, जिनको इसीलिए मई का महीना पूरा वैक्सीन के बारे में ही चर्चा में निकल गया जी। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री ने आज जो घोषणा की है कि 75% टीके वो केंद्र खरीदेगा और फिर राज्यों को उपलब्ध कराएंगे। 25% उसका जो टीके हैं वो निजी क्षेत्र में जाएंगे, जिसमें जो लोग अपना पैसा खर्च करके लगवाना चाहते हैं वो लगवा लें जी। और इसमें आगे भी बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि जिस तरह से बाहर की जो फाइजर की वैक्सीन की बहुत चर्चा हो रही है पिछले 6 महीने से, तो फाइजर वैक्सीन जब भी आएगी उसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होगी, तो उसको भी निजी क्षेत्र से ही दिया जाएगा और दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग नहीं उसमें खर्च कर सकते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए हमारे पास ये वैक्सीन है जो हम लोगों ने सबने अब तक लगवाई हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है भारत सरकार का। बहुत महत्वपूर्ण कदम मानते हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब, स्वागत योग्य मानते हैं। पहले दिन जब हमने इस कार्यक्रम में बातचीत शुरू की थी इस विषय के संदर्भ में, एमसी मिश्रा साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा था ठीक नहीं है केंद्र सरकार का यह फैसला, उन्हें ये जिम्मेदारी स्वयं निभानी चाहिए, उनके माध्यम से ये संभव है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बालेंदु शुक्ल जी हैं। बालेंदु शुक्ल जी, प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीनेशन सबको 18 साल से ऊपर देने के संदर्भ में सहमति तो जताई, पर साथ साथ बताना नहीं भूले कि वैक्सीनेशन की नीति में जो बदलाव किया था 1 मई से, वो राज्यों के कारण किया था। राज्य कह रहे थे सब कुछ केंद्र क्यों तय कर रहा है, हमें तय करने दीजिए। उन्होंने चाहा था इसलिए हमने उन्हें मौका दिया। कुल 25% लोगों के संदर्भ में वैक्सीनेशन का उन्हें दिया था, वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाए। एक बार फिर वो उन्होंने पुनर्विचार की बात कही, हमने उनकी पुनर्विचार की बात मान ली है, अब हम करेंगे। कुल मिलाकर राज्यों की विफलता के चलते केंद्र सरकार को यह कदम उठाना पड़ा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने देश को बताया। इत्तेफाक रखते हैं आप, इस देश के जो तमाम राज्य हैं उनमें दम नहीं था, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके अंदर सामर्थ्य नहीं था, उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी, जिससे वो अपने राज्य के नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाते। इसलिए अब उदारतापूर्वक केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। हम सबकी सुरक्षा का दायित्व अब केंद्र सरकार पूरी तरीके से उठाने के लिए तैयार है। बालेंदु जी, आपका नजरिया? प्रधानमंत्री जी वाकई में, अभी मेरे साथी ने कहा था जी, देर से आए दुरुस्त आए जी। पहले कहा जाता था कि वैश्विक दिक्कत है, परेशानी जी। जब ये वैश्विक परेशानी थी तो हमारे देश को नहीं चाहिए था कि पूरे देश के अंदर इस कार्यक्रम में पूर्वक कार्य करते जी। हुआ क्या, 1.25 साल 1.5 साल के अंदर हम निरंतर देख रहे हैं जी कि दिक्कत आगे ले जा रही है। ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, दवाई मिल नहीं रही है, बिस्तर मिल नहीं रहे हैं। टेलीविजन पे दिखाया जा रहा था कि किस प्रकार से पत्नी अपने पति के साथ दरवाजे के बाहर खड़ी हुई अस्पताल के, और उसे अंदर लिया नहीं जा रहा जी। तो जब इतनी समस्या 1.25 साल 1.5 साल चल गई, लाखों लोग मर गए, उसके बाद अब मोदी जी की आंखें खुली जी। यहां तक कि आप जानते, हम जानते कि जो आंकड़े सरकार द्वारा दिए जा रहे थे
केंद्र के सरकार ने बताया ये आंकड़े गलत है जी। जो आंकड़े शासन द्वारा दिए जा रहे थे वो सत्य नहीं थे जी। और तमाम दफे बताया गया, वो दिखाया गया कि सरपंच कह रहा है, जिस व्यक्ति की मौत हुई वो बता रहा है, वो आंकड़े सरकार नहीं बता रही, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार, कोई भी सरकार हो। जब इतनी बड़ी महामारी, क्या मोदी जी ने पहले अंदाजा नहीं किया? अब उनको 1.5 साल बाद पता पड़ा कि महामारी है, ये परेशानी है, दवाइयां मिल नहीं रही है, वैक्सीन मिल नहीं रही है, तो अब वो कह रहे हैं कि साहब जब नहीं हो पाया, जब इनको पहले चाहिए था कि इस महामारी का अंदाजा करते, उसकी व्यवस्था करते, वैक्सीन की व्यवस्था करते, बिस्तरों की व्यवस्था करते, ये सब नहीं हुआ। अब जब इतनी महामारी हो चुकी है, अब खुद ही कह रहे हैं कि अब महामारी नियंत्रण में आ रही है, तब उनको याद है कि अब हमको आना चाहिए, अब हम लोगों का समस्या को दूर करें। तो मोदी जी संभवतः ये दिखलाना चाहते हैं कि अब वो प्रकट हुए हैं, अभी तक उनको अंदाजा नहीं था कि ये जिम्मेदारी उनकी भी है भाई जी। ये राज्य सरकार नहीं कर सकती है। दिल्ली सरकार ने कहा था कि संभव नहीं, हो नहीं सकता है, केंद्र शासन को ही हस्तक्षेप करना चाहिए, सारी व्यवस्था करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने 9 अप्रैल को कहा था कि विदेशी जो दवाइयां हैं वो दवाइयों को हमें लेना चाहिए, वैक्सीन को लेना चाहिए। तब नड्डा जी और केंद्र के तमाम राज्यों ने बड़ी खिल्ली उड़ाई थी जी। जैसे कि हमारे राहुल गांधी तो गलत बात कह दी और 9 अप्रैल को कहा था, 14 अप्रैल को केंद्र सरकार ने उन्हीं की बात मान ली। बल्कि देखा जाए तो पिछले 15 महीनों के अंदर राहुल गांधी ने जिन जिन बातों पर टिप्पणी की थी, जो सुझाव केंद्र शासन को दिए थे, केंद्र शासन ने उनको अनदेखा किया। ये बताने के लिए राहुल गांधी तो जो कहते कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब आप देखेंगे कि जो राहुल गांधी ने बातें कही थी, लगभग वही बातें आज केंद्र सरकार मान रहा है और उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि केंद्र शासन ने, जैसा मैंने पहले कहा कि देश से दुरुस्त है, आ तो गए भाई, बड़ी अच्छी अच्छी घोषणाएं की उन्होंने, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देंगे, बड़ी खुशी की बात है। और जो आज घोषणा की उन्होंने, लेकिन श्रीमान जी, ये देश की जनता जानती है, लोग जानते हैं कि आज हमारे पास वो स्थिति नहीं थी जिसका निराकरण नहीं किया गया। जो लाइसेंस पहले देना चाहिए थे, जो विदेशी कंपनियों को देना चाहिए था, उसमें ये बहुत लेट हुए और लेट की वजह से इतनी महामारी हुई। आज उन्होंने ये बात कही है और स्वागत योग्य है। मैं तो राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो सुझाव दिए थे वो नरेंद्र मोदी ने आज स्वीकार कर दी। तो बालेंद्र जी 2 बातें कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, स्वागत योग्य घोषणा है और कुल मिलाकर इसका श्रेय राहुल गांधी जी को हो जाता है। सुझाव उनके थे, देर से सही, पर केंद्र सरकार मानने के लिए मजबूर हुई। स्वाभाविक रूप से मैं धर्मलाल कौशिक जी के पास रुक कर सकता हूं इस पर प्रतिक्रिया के लिए, लेकिन मेरे पास नरेंद्र मोदी जी से अतिरिक्त मोहब्बत रखने वाले निशांत वर्मा जी भी मौजूद हैं। तो पहले निशांत जी से संवाद करता हूं इस विषय पर प्रतिक्रिया के संदर्भ में, फिर धर्मलाल जी से एक साथ जवाब लूंगा। तो निशांत जी, आपसे समझना चाहूंगा, कुल मिलाकर देश के प्रधानमंत्री ने देश के सम्मुख अपना नजरिया रखा, बताया कि हमने इस लड़ाई को कितने सुव्यवस्थित तरीके से लड़ा, राज्यों ने अपनी भूमिका चाहिए दी गई, निभा नहीं पाए उस भूमिका में अपने आप को ढंग से, इसलिए अब एक बार फिर हम ही इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, इस जिम्मेदारी को उठाएंगे और देश को बचाएंगे। क्या कहते हैं निशांत जी, आभारी हैं आज आप कम से कम इस देश के प्रधानमंत्री जी के कि नहीं, कि आज भी आपको शिकायत ही शिकायत है? आज नेता के बजाय एक अभिनेता शाम को 5 बजे टीवी पे आकर के जिस तरीके से बयानात दे रहे थे जी, मुझे तो लगता है कि उनको हट करके राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, चाहे वो सीटें कम ही कांग्रेस क्यों ना लाई हो, क्योंकि जो राहुल गांधी कहते हैं हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते बाद मोदी जी वही करते हैं। विडंबना ये है कि कांग्रेस मुक्त भारत करने की चेष्टा करते करते 3.5 लाख भारतीयों की कोरोना से मृत्यु दिखाने के पश्चात यदि भारत सरकार टेबल टेनिस खेलेगी कि राज्य सरकारों ने ये नहीं किया और केंद्र सरकार ये कर रही है, इससे ज्यादा शर्मनाक मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अप्रैल तो ना कहें लेकिन मार्च 2020 से इस देश में एनडीएमए का कानून लगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसके तहत उनके चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये कहना राज्यों के हाथ में हमने हेल्थ की व्यवस्था अब दे दी और तब ले ली, ये
बचने के तरीके होते हैं, मैं उसमें गहराई में जाना नहीं चाहता। मैं कुछ पॉइंट्स लिख के बैठा हूं जी, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरीके से ये बातें रखी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। पहली बात, पॉइंट नंबर 1 जी, 16 जनवरी 2021 को हमारे देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन अभियान शुरू हुआ, यानी लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड देने की बारी शुरू आई जी। आज 7 जून 2021 है, लगभग 6 महीने मैं मान के चलता हूं हो गए जी। माननीय प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कहा कि 23 करोड़ डोज जी दी जा चुकी हैं, जो मिनिस्ट्री की साइट पे भी है। 23 करोड़ डोज का मतलब होता है, मैं ये मान के चलता हूं कि आधे यानी 12 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, क्योंकि हर व्यक्ति को 2 डोज लेनी पड़ती है, सिंगल डोज वैक्सीनेशन नहीं। 135 करोड़ की जनसंख्या में यदि 6 महीने लगते हैं 12 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने में, अर्थात 2 करोड़ पर मंथ की एवरेज पे वैक्सीनेशन चल रही है, मतलब पूरे के पूरी भारत की जनसंख्या को करते हुए इस कैलकुलेशन से 5.5 साल निकल जाएगी। मैं मानता हूं कि आगे चल के वेग बढ़ सकता है, ज्यादा वैक्सीन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या 4 साल लगेंगे? ये है पहला सवाल, जिसके बारे में मोदी जी ने नहीं बताया कि अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन कितनी होगी पर मंथ, क्योंकि वैक्सीन बनाने वाले तो कुछ और ही फिगर देते हैं। राज्यों की हालत को ये कहते हैं कि राज्य संभाल नहीं पाए। मेरा सवाल ये है कि मोदी जी जब कहते हैं कि हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये बात उनको 25 मार्च 2020 को नहीं पता थी? क्या भारत के माननीय प्रधानमंत्री को आज पता चली? ये एनडीएमए का उल्लंघन खुद करते हैं, संभाल नहीं पाए, मेरा मानना है, इसलिए राज्यों को स्वायत्ता दे दी, तुम करो, और अब जब मन आया तो मैं वापस ले लूं। तीसरा पॉइंट डॉक्टर साहब जी, ये ओल्ड एज की पॉलिसी को लेकर के उन्होंने कहा कि जिसको पहले खतरा था, मैं आज देश के किसी भी वैज्ञानिक को यह पूछना चाहूंगा कि ये किसने डिफाइन किया कि ये देश में खतरा पहले किसको था? हमारे यहाँ तो ये जाना जाता है कि अति बुजुर्ग जो होते हैं और 5 साल से कम जो बच्चे होते हैं, इनको सबसे ज्यादा बीमारियों का जो फैलती है कंटेजियस डिजीज, उसका खतरा होता है। तो ये एकदम से ये बच्चे छोड़ दिए और सिर्फ बड़े बूढ़े हमारे पूर्वज पकड़ लिए, ये कहां से किसने कह दिया कि मोदी जी ने इस तरीके से बातें की? चौथा पॉइंट जी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन भारत में बनी। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण दिया। सबको पता होना चाहिए और पता है कि कोविशील्ड का पूरा नाम है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड, जिसकी इजाद इंग्लैंड में हुई थी और भारत से पहले वहां पे उसका उपयोग शुरू हो गया था। तो मोदी जी, यदि कोई भी दवाई कहीं इजाद होती है और हमारे यहाँ सिर्फ फैक्ट्री उसको बनाती है, तो भारत का आत्मनिर्भर नहीं होता। और मान के चलिए मोदी जी ने कोवैक्सीन जो लगवाई है, कोविशील्ड नहीं लगवाई है, वो तो डब्ल्यूएचओ की मान्यता से भी बाहर है। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत का इन्होंने एग्जाम्पल दिया, ये मुझे कतई पसंद नहीं आया। सच बोलना ज्यादा बेहतर है। लेकिन डॉक्टर साहब 2 और पॉइंट है जी। एक बहुत बड़ी बात है कि हजारों करोड़ वैक्सीन बनाने वालों को दिए और आज हम इतने समय के बाद उनकी कीमतें तय कर रहे हैं। ये किस तरीके का हमारा देश चलाने का तरीका है कि यदि इजाद करने के लिए हजारों करोड़ दिए, एक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नाम की वैक्सीन के लिए, और आज हम उन दवाई की कंपनियों से 150 रुपया 2000 रुपया या जाने जो भी कीमत है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस पर मैं तवज्जो चाहूंगा हमारे साथ पैनल पे एम्स के डॉक्टर साहब की। हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन वगैरह के बारे में अच्छी अच्छी बातें करी और ये भी मालूम चला कि दुनिया भर से सहायता ली। आत्मनिर्भर भारत कहां आया? क्योंकि आज भी अस्पतालों में बेड की कमी है और ये झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। 100 साल में इतनी बड़ी त्रासदी आई, 100 साल में डॉक्टर साहब, 100 साल में त्रासदी इतनी बड़ी अगर आई तो 1943 में जो बंगाल का अकाल था भारत में, जिसमें 30 लाख लोग मर गए थे, वो किस दुनिया में था? क्या वो पृथ्वी पे नहीं, चंद्रमा पे था? ये मोदी भारत के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते पे क्या लोगों से पूछते नहीं है? अब बीमारी की बात कर सकते, आपने त्रासदी शब्द का इस्तेमाल किया। क्या देश ने सुनामी 2004 में नहीं काम किया था? और 1943 की इतनी बड़ी त्रासदी के बंगाल में 30 लाख लोग मरे, उसको किसने देखा? तो अंतिम बात ये निकल करके आती है, और इस पे मैं तवज्जो चाहूंगा अगेन डॉक्टर साहब, जो आप हैं या एम्स से बैठे हैं जी, ये जो कोवैक्सीन है या जो
कोविशील्ड है या जो फाइजर की आएगी, स्पुतनिक आएगी, जो भी आएगी, अगर ये वैक्सीन है, और मैं मानता हूं कि है, तो साहब आज तक देश के ना तो किसी वैज्ञानिक ने, ना किसी डॉक्टर ने, और ना ही देश के स्वास्थ्य मंत्री या प्रधानमंत्री ने यह बताया कि इस वैक्सीन का असर कितनी देर रहता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, यानी जो चेचक का नाम खुद मोदी जी ने आज लिया, उसकी वैक्सीन का असर 3 से 5 साल होता है, बाद में बूस्टर लगाओ तो और 2-3 साल होता है। इसी तरीके से एंटी टिटनेस, जिसको टिटनेस टॉक्साइड कहते हैं, उसका असर 1 साल होता है, या हर 10 साल तक आपको लगवाते रहना चाहिए। तो इन जो वैक्सीन से आप ये जो करोड़ों लोगों को लगा करके दावा करते हैं कि आप देश को बचा रहे हैं, महानुभाव कोई तो मुझे बताए, प्रधानमंत्री बता दें इस देश को कि ये 2 महीना इसका असर होता है, 2 साल होता है, 20 साल होता है, ऐसी लगाए जा रहे हो। मैं क्या करूं, नेता या अभिनेता क्या मानूं? कई सारे सवाल निशांत जी ने उठा दिए हैं। निशांत जी से मैं प्रति प्रश्न करूं, उससे बेहतर है कि इनके उत्तर के लिए धर्मलाल कौशिक जी की ओर रुख करूं। काफी देर से हमारे साथ हैं, अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता के इतने महत्वपूर्ण उद्बोधन को लेकर इतनी शिकायतों का सामने कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आज जो देश को संबोधित किया गया आपके नेता के द्वारा, ये वाकई अंतर प्रेरणा से आया या अदालत के द्वारा जो लगातार सवाल उठाए जा रहे थे आपकी सरकार की विफलता के संदर्भ में, वैक्सीनेशन की नीति को बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय ने लाचार किस्म की नीति करार दिया था, तो कुल मिलाकर अदालत के सम्मुख इज्जत बचाने के लिए की गई कोशिश माना जाए, क्या कहेंगे धर्मलाल जी? सबसे पहले तो मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जी। मैं इस प्रदेश की ओर से आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं जी कि इस पूरे देश में जो स्थितियां निर्मित हुई है जी, मोदी जी ने उसको स्पष्ट किया है जी। और स्पष्ट करने के बाद में हम ये देख रहे हैं कि वास्तविक में महामारी की मैं बात कहूं तो मेरा जितना उम्र है उसमें तो मैं पहली बार इस बात को मैं देख रहा हूं, कोरोना नाम के इस संक्रमण को। जी। शायद जीवन में कितने वर्षों के बाद में कोई महामारी देखने को मिले, हम देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है ना तो किसी देश की जनता की इस दृष्टिकोण से कि ये महामारी आएगी, या कोई नेता या राजनेता या अभिनेता जी इस बात को पहले से जानते हो, स्वीकारोक्ति हो कि इस प्रकार की महामारी आने वाली है जी। और महामारी आने के बाद में उस समय हमारी देश की क्या स्थिति रही जी। मुझे लगता है कि इस महामारी के लिए कोई तैयार नहीं थे, देश ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर जी। और महामारी आने के क्या किया जा सकता है, देश की जनता को बचाना है, उसके लिए कितनी तैयारी हमारी होनी चाहिए। जी। मोदी जी की दूरदर्शिता, जी। वैक्सीन बनाने के पहले टास्क फोर्स का गठन किया जाना जी। और गठन करने के पश्चात में उस कंपनियों को एडवांस में राशि दी जाना। जी। उतना ही नहीं बल्कि उसके ट्रायल के लिए और बाकी चीजों के लिए जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए सरकार को, जी, सरकार के द्वारा सारी व्यवस्थाएं की गई और करने के बाद में आज हमारे सामने जो सुखद परिणाम है, ये आप कह सकते हैं कि लंदन से, इंग्लैंड से, बाकी चीजों से हम कह सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ में कह सकता हूं कि यदि आप 2 वैक्सीन हमारे सामने में जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, वो दोनों वैक्सीन इस देश के उत्पाद और उसके साथ में उसकी सुलभता कि जिस प्रकार से कोवैक्सीन की हम बात कहें, कोविशील्ड की बात कहें, बाकी वैक्सीन के संदर्भ में जो मात्राएं हैं, जो उत्पाद हैं, अभी आपके सामने में आ रहे हैं, कुछ और आ गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 वैक्सीन की बात मैं कर सकता हूं। आज एक लोगों के दिमाग में कोरोना को लेकर के जो अस्थिरता की स्थिति, घबराहट की स्थिति कि आखिर इसका बचाव कैसे हो, और उसको लेकर के अल्प तैयारी के साथ में मैं कह सकता हूं कि 2 वैक्सीन हमारे सामने में आए। 23 करोड़ वैक्सीन निःशुल्क रूप से राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा दी गई और देने के बाद में जो स्थिति निर्मित हुई, उसमें भी मैं ये कह सकता हूं कि कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ राज्यों में भ्रम की स्थिति निर्मित रही। आज कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे कि ग्रामीण एरिया में, दूर दराज में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए कतरा रहे हैं। जी।
अब मोदी जी वहां से ये कहने के लिए नहीं आएंगे वो तो वैक्सीन लगवाए हैं, हम सब लोगों ने वैक्सीन लगवाया है, लेकिन उसके बाद भी इतनी मशक्कत करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लेकर के जवाबदार ओहदेदारों के द्वारा भ्रम की स्थिति निर्मित की गई और निर्मित करने के कारण में कई प्रदेशों में यह स्थिति निर्मित हुई है। उसकी चलिए एक बात हो गई। दूसरी बात, पिछले समय में डिबेट के दौरान में आपके ही चैनल में मैंने इस बात का उल्लेख किया था जी कि लोगों को यह शिकायत थी कि मोदी जी अकेले निर्णय करते हैं जी, मोदी जी अकेले इस कार्य को करते हैं, क्या राज्यों के ऊपर उनको भरोसा नहीं है जी। और कई राज्यों की तरफ से ये जब बातें आई, लगातार इस देश के प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ में चर्चा की है, अनेक बार चर्चा की है और अनेक बार चर्चा करने के दौरान में जो राज्यों के चाहे लॉकडाउन की स्थिति को लेकर के हो, अन्य बातों को लेकर के हो, तब मोदी जी के द्वारा यह दिया गया कि जब राज्यों का प्रस्ताव आया है तो निश्चित रूप से राज्यों को भी उसका अधिकार देना चाहिए। यह हमारा संघीय ढांचा है जी। संघीय ढांचे में केंद्र सरकार है, संघीय ढांचे में राज्य सरकार है और राज्य सरकार यदि ये बात कर रही है, उनके तरफ से डिमांड आई है तो निश्चित रूप से उनको ये अवसर प्रदान करना चाहिए। धर्म जी, मेरे दो सवाल हैं आपसे इसके संदर्भ में। निशांत जी, फिर आऊंगा आपके पास। आपने कहा राज्यों के प्रति बड़ी कृपा बरती आपकी सरकार ने, आपके माननीय नेता ने और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो कुल मिलाकर उसका नतीजा क्या माने? 73 साल की आजादी के बाद राज्य किसी लायक नहीं है, यह आपकी सरकार ने साबित कर दिया कि उन्होंने मांगा था हम भी सक्षम है, हमें दिया जाए। और कुल मिलाकर आज ये बताया गया देश को कि देखिए इस देश के जो राज्य हैं उनमें कोई दम नहीं है, उनमें कोई क्षमता नहीं है। इस बात को आज साबित किया गया। एक सवाल मेरा आपसे ये है। दूसरा ये जानना चाहता हूं कि क्या आपने जब राज्यों की मांग पर उदारता पूर्वक ये निर्णय लिया कि ठीक है आप करके देख लीजिए, तो ये सुनिश्चित क्या कहीं ये सफल ना हो जाए, इसीलिए जो वैक्सीन, जो कोवैक्सीन, जो कोविशील्ड भारत में ही निर्मित थी, वो तो आपको 150 रुपए में मिलेगी, पर राज्यों को अगर चाहिए तो वो क्रमशः 400 रुपए और 600 रुपए में मिलेगी, बाद में 300 और 500 रुपए में मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये जो कीमतों का अंतर रखवाया गया, इसके संदर्भ में भी कोई दृष्टि देंगे? और आखिरी सवाल कि क्या आप नहीं मानते हैं कि आपने अपनी जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पर थोपना चाहा था, पर अदालत ने आपकी नीयत और आपकी नीति दोनों को दोषपूर्ण पाया, और जब अदालत में आपको लगा कि आप इस मामले में घिर गए हैं, तो आज ये बदलाव लेकर देश के सम्मुख उपस्थित हो गए? 3 सवाल है धर्मलाल जी। देखिए, मैं आपको आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब राज्य को उनके आग्रह के अनुसार से ये दी गई जी, राज्य के ऊपर उन्होंने ठिकरा नहीं फोड़ा जी, जिस प्रकार से राज्य के कई सरकारों ने केंद्र के ऊपर में ठिकरा फोड़ने का प्रयास किया। जी। राज्य के जब वैक्सीन की बात आई तो बहुत सारे प्रदेश, जब वहां पर कंपनी है, वहां पर एडवांस में राशि जमा की गई, वैक्सीन उनको प्राप्त हुआ, तो गैर भाजपा शासित राज्यों में कई राज्य हैं जो केंद्र को तब तक के पत्र लिखने का ही काम करती रही जी। और पत्र लिखते लिखते इतने समय गंवा लिए कि उनको वैक्सीन के जब दूसरे प्रदेशों में आ गई, तब जाकर के कंपनी को कुछ थोड़ा बहुत एडवांस राशि उनके द्वारा दिया गया। जी। देने के बाद में जब मैं बात करूंगा तो आप स्वाभाविक रूप से बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ में आप आ गए जी, ये पूरे हिंदुस्तान का विषय है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप केवल एक बात को देखिए जी। केंद्र का वैक्सीन यहां पर जो लगने का क्रम है, मुझे लगता है लगभग यहां पर 78-80 लाख वैक्सीन अभी तक की यहां पर लगी है या पहुंच चुकी है जी, लग जाएगी। उस वैक्सीन में जो वेस्टेज हुआ और उस वैक्सीन को लगाने में आज भी मशक्कत राज्य सरकार को करनी पड़ रही है जी। जवाबदारी भी राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार नहीं आएंगे वैक्सीन लगाने के लिए, यहां के अमला को ही लगाना पड़ेगा जी। लेकिन मैंने कहा जो स्थिति निर्मित हुई। दूसरी बात, जब राज्यों को जवाबदारी दी गई, बड़े मुश्किल से मशक्कत करने के बाद में इस प्रदेश में लगभग 8 लाख लोगों को जी 18+ के वैक्सीन लगाया गया जी। बाकी आपके सेंटर में ताला लग गए और ताला लगने के बाद में जो बहुत उम्मीद के साथ में सेंटर में पहुंचे, निराशा के भाव लेकर के गए। मुझे लगता है हिंदुस्तान में जिन प्रदेशों ने जो आरोप लगाना शुरू किया जी,
कि गरीबी अमीरी में वैक्सीन को बांटना जी। और बांटने का काम किसने किया है वो आपके सामने में है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है जी। तो वैक्सीन को भी आप गरीबी अमीरी में बांटेंगे, धर्म में बांटेंगे, संप्रदाय में बांटेंगे, और यदि ऐसा करेंगे तो आपकी सफलता और असफलता दोनों आपके सामने दिखाई दे रही है। दोनों असफलता सामने दिखाई देगी। कुल मिलाकर धर्मलाल जी का मानना है जो भी काम हुआ हमारी सरकार के द्वारा बेहतर हुआ। श्रवण जी के पास मुझे जाना है, लेकिन निशांत जी कोई हस्तक्षेप करना चाहते हैं, उनका संक्षिप्त हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर श्रवण जी से बात करते हैं। मैं आपको और बता दूं, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा धर्म जी, एक बार निशांत जी का हस्तक्षेप सुन लें जी। माननीय धर्मलाल जी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं छत्तीसगढ़ के जी। उन्होंने ऐसा कहा कि इतनी बड़ी महामारी नहीं देखी तो साहब हमारे देश में अमूमन 1 करोड़ लोगों की आमतौर पे मृत्यु होती ही है हर साल, जिसमें से 10 से 15% जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीजेस से होता है। वो एक तरीके से देखा जाए तो इतने सारे 15-20 लाख लोगों की तो ऐसी अमूमन मृत्यु होती है। ठीक है, हमने इसको महामारी के तौर पे कभी देखा नहीं, वो बात और है। लेकिन सर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा इस छोटे से हस्तक्षेप के अंदर। 6 महीने में 12 करोड़ लोगों को अगर पूर्ण आपने वैक्सीनेशन लगाया है केंद्र सरकार के थ्रू या जिसके भी थ्रू, क्योंकि 23 करोड़ डोज का मतलब होता है आधे लोग, 12 करोड़ लोग अगर भारत के अंदर 6 महीने में वैक्सीनेट होते हैं तो 264 करोड़ डोज चाहिए पूरे भारत को वैक्सीनेट होने के लिए। कब तक मिल पाएंगे सर? सवाल है निशांत जी का, मैं उस सवाल के लिए आऊंगा। हालांकि ये सवाल आपने एमसी मिश्रा साहब के संदर्भ में भी मेरे पास छोड़ा हुआ था, लेकिन मैं श्रवण जी के पास जाना चाहता हूं और श्रवण जी से कुछ सवाल करना चाहता हूं वैक्सीनेशन को लेकर। श्रवण जी, बतौर पत्रकार आप कितना नाखुश हैं जिम्मेदार लोगों के गैर जिम्मेदार व्यवहार के संदर्भ में? राजस्थान गैर भाजपा शासित कांग्रेस शासित राज्य है, वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर संकट और वहां कचरे के ढेर में वैक्सीन के ढेर मिल रहे हैं, यह नजरिया है। पंजाब एक तरफ बात कर रहे हैं लोग कि वैक्सीन के संदर्भ में केंद्र ऐसी नीति ले रहा है, और पंजाब को जो वैक्सीन मिली 4 गुना कीमत पर वो प्राइवेट अस्पतालों को देकर लगवाने का प्रयास करता है, यह भी एक दृश्य देखने को मिलता है। और तीसरा, भारत सरकार के संदर्भ में आज देश के प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि राज्य जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रहे हैं, इसलिए अब उन्होंने पुनर्विचार का आग्रह किया और हम उदारता पूर्वक 21 जून योग दिवस पर इस वैक्सीनेशन को सबके लिए एक बार फिर अपने हाथ में ले रहे हैं। उस योग दिवस पर जिसके संदर्भ में स्वामी रामदेव जी, जो कई सरकारों के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये बता चुके हैं कि दोनों वैक्सीन के डोज लेने के बाद में भी कई हजार डॉक्टर मर चुके हैं। श्रवण गर्ग जी, किस नजरिए से पूरे दृश्य को देखते हैं देश के? मैं आपको आपके तीनों सवाल के जवाब देता हूं जी। पहला तो आपने ये कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों का आपने उल्लेख किया कि वहां किस तरह से वैक्सीन का बर्बादी की गई। निश्चित रूप से कांग्रेस में राजस्थान में न सिर्फ वैक्सीन की बर्बादी की गई, जनता का उस सरकार के प्रति जो विश्वास था उसकी भी बर्बादी की गई। जी। आप देखेंगे कि मौत के आंकड़े छुपाने में राजस्थान सरकार ने कोई कोताही नहीं बरती, मतलब वो लगभग आगे ही रही भारतीय जनता पार्टी सरकारों से। जी। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कांग्रेस सरकार का मामला नहीं है। जी। ये केंद्र ने एक ऐसी कंपटीशन खड़ी कर दी थी जी राज्यों के बीच में जी कि किसके यहाँ कम मौतें होती है, किसके यहाँ सबसे बेटर मैनेजमेंट होता है, कौन कोरोना को लेकर क्या करता है। शुरू में आपने देखा केरल नंबर 1 था और बाद में केरल में किस तरह से केसेस आए। जी। दूसरा, आपने एक जो सवाल उठाया, मैं कांग्रेस सरकारों को डिफेंड नहीं करता हूं, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं जी। मैं दूसरा सवाल आपसे राज्यों में दूसरी बात आपसे कहता हूं पीएम केयर्स फंड की। जी। जो वैक्सीन को लेकर आज प्रधानमंत्री ने कहा कि कितनी उपलब्धियां की है, क्या क्या किया है देश ने, और जिसका कि हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिपक्ष के नेता ने भी उल्लेख किया। जी। 13 मई 2020 को पीएम केयर्स फंड से पहला अनाउंसमेंट हुआ था जी। ये कोरोना को लेकर। जी। और ये वक्त वो था जब बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स जो थे जी। वो हाहाकार मचा हुआ था देश में जी। उनको लेकर।
3,100 करोड़ रुपया पीएम केयर्स फंड से अलॉट हुआ था। जी। उस 3,100 करोड़ रुपए में से 2,000 करोड़ रुपए उन वेंटिलेटरों को खरीदने के लिए खर्च किए गए जो आज काम नहीं कर रहे हैं। जी। उसमें से 50% बोगस हैं, बेकार हैं, नकली हैं, और या पड़े हुए हैं जिनको कोई चलाना नहीं जानता है। आप गौर कीजिएगा आंकड़ों पर। जी। 3,100 करोड़ रुपया पहली पीएम केयर्स फंड से कोरोना के अकाउंट में रिलीज होती है, अनाउंस होती है 13 मई 2020, जी। एक साल पहले। उसमें 2,000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर्स के लिए, 1,000 करोड़ रुपए राज्यों को माइग्रेंट लेबर्स को रिलीफ के लिए, जी। और 100 करोड़ रुपए वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए। ये प्रधानमंत्री ने जो आज वैक्सीन के डेवलपमेंट को लेकर जो देश को जानकारी दी है कि देश में वैक्सीन के डेवलपमेंट में देश ने कितनी तरक्की की है, इसकी शुरुआत 100 करोड़ रुपए से हुई थी और 2,000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर से हुई थी। अगर देश में इतनी तबाही नहीं मचती जी। और पूना वाला चले नहीं जाते ब्रिटेन, जी। और दुनिया भर के अखबारों में, दुनिया भर की मैगजीन्स में हमारे यहाँ की तैरती हुई लाशों के फोटो नहीं छपते, जी। और संपन्न देश इस तरह का खतरा नहीं महसूस करते कि भारत को अगर वैक्सीनेट नहीं किया गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। जी। ये मामला दुनिया के देश भारत से इसलिए डरे हुए हैं, मतलब जिस इंडियन वेरिएंट का नाम बदला गया, डेल्टा किया गया, जी। आज सबसे ज्यादा विदेश में, दुनिया में, अमेरिका, ब्रिटेन में लोग उस वेरिएंट से डरे हुए हैं, जी। जो 1.1617 बी जिसको नाम दिया गया है। जी। दूसरा पॉइंट यह है जो मैं इनको थोड़ा सा, हमारे जो साथी हैं जिन्होंने निशांत जी को करेक्ट करना चाहता हूं। जी। 23 करोड़ जो वैक्सीन के डोजेस पीएम ने बताए हैं, उसमें केवल 3 करोड़ डबल डोज लगे हैं। 3 करोड़ से कुछ ज्यादा होंगे, जी। और 20 करोड़ सिंगल डोज लगे हैं। मैं खैर उस गणित में नहीं जा रहा हूं कि 5 साल लगेंगे या 25 साल लगेंगे, मैं वो नहीं बता रहा हूं। मैं एक थोड़ा सा करेक्शन आपको कहना चाहता हूं। पीएम ने राज्यों की 12 बजाई, कहा कि ये राज्यों ने हाथ ऊंचे कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने जब एक कंपनी से, मॉडर्ना से बातचीत की वैक्सीन के लिए, तो मॉडर्ना ने यह कहा कि भाई हम राज्यों से बात नहीं करते हैं, हम तो सिर्फ वहां की सरकार से बात करते हैं। आप, ये सवाल कई बार आ चुका है कि आप अभी तक तो पूरा काम केंद्र के हाथों में रहा, डंडा केंद्र के हाथों में रहा, अब वैक्सीन खरीदने का और बांटने का मौका आया और बदनामी मोल लेने का मौका आया तो आपने राज्यों के सिर पे ठीकरा फोड़ दिया। मेरा यह कहना है कि आप ये बताइए कि हम अपोजिशन रूल्ड स्टेट गवर्नमेंट्स को तो ब्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने वैक्सीन को लेकर कोऑपरेट नहीं किया। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं देश में, उन्होंने क्या किया? शिवराज सिंह ने तो इस चीज की अगुवाई की कि केंद्र को ही वैक्सीन की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने पब्लिकली इस चीज को बात की और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं हिमांशु जी, जो पीएम का भाषण काफी निराशाजनक था। कोई राष्ट्र के 32 मिनट, वो 135 करोड़ में 32 मिनट का गुणा करके घंटों और दिनों से उसको निकाल लीजिए, तो क्या पीएम ने, क्या उन्होंने राष्ट्र को क्या संबोधित किया? उन्होंने केवल 3 लोगों को संबोधित किया।
एक तो राहुल गांधी को संबोधित किया कि आप वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैला रहे थे, जिसको बालेंदु जी ने डिफेंड किया जी। एक राज्यों को संबोधित किया, जो राज्यों के साथ मुख्यमंत्रियों में या मन की बात में वो बता चुके थे कि वो क्या करने जा रहे हैं वैक्सीन को लेकर। और वो 80 करोड़ लोग जिनको मुफ्त का ये अनाज दे रहे थे, उनको कहा है कि अब दिवाली तक देंगे। मैं इसमें जो आखिरी बात कहना चाहता हूं कि पीएम ने देश को ये बताया है जी इस उद्बोधन के जरिए कि 2014 में जब से उन्होंने बताया ना कि कितना वैक्सीनेशन का कवर कर दिया उन्होंने, 60 से 90% कर दिया जी, उपलब्धियां गिनाई है जी। उन्होंने देश को यह बताया है कि 135 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोग आज भी भूखे हैं। हमारे देश की तरक्की जो है 7 सालों में ये हुई है कि 80 करोड़ लोगों को आज भी सरकारी मुफ्त अनाज की जरूरत है। मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे यहां गरीबी के नीचे कितने हैं, भूख से कितने मर रहे हैं, कुपोषण से कितने मर रहे हैं। तो ये आंकड़ा जो है एक प्रधानमंत्री के मुंह से बहुत ही अलार्मिंग है कि 132 करोड़, 35 करोड़, 40 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है और सरकार नहीं देगी तो मर जाएंगे वो लोग जी। हमारे एक विकसित, उन्होंने कहा कि ये सारे विकसित देशों में वैक्सीन को लेकर और कोरोना को लेकर, तो भारत अपने आप को विकसित देश मानता है जी। उन्होंने ये नहीं कहा सारे विकासशील देशों में, उन्होंने कहा सारे विकसित देशों में। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो विकसित देशों की हुई जी। अगर उसमें 80 करोड़ लोग सरकारी अनाज के लिए दिवाली तक चलते रहेंगे तो आप अंदाज लगा लीजिए कि इस देश की स्थिति क्या है। और अगर अनाज के लिए देश की स्थिति 80 करोड़ लोगों की ये है तो वो वैक्सीन कैसे खरीद सकते हैं? केंद्र सरकार को वैक्सीन क्यों नहीं मुफ्त में देना चाहिए? कई सारे मौलिक सवालों के साथ में प्रधानमंत्री को उद्बोधन पर अपनी टिप्पणी दी है श्रवण गर्ग जी ने, लेकिन मैं डॉक्टर एमसी मिश्रा के पास किसी राजनीतिक सवाल के लिए नहीं बल्कि निशान जी ने जो सवाल उठाया उनकी रोशनी में ही जाना चाहूंगा। मिश्रा साहब, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है निशांत वर्मा जी का। कईयों के जहन में वैक्सीन को लेकर कार्यक्रम चल रहा है, कब तक पूरा होगा इसको लेकर तो सवाल है, पर जो लग रही है कब तक बचाएगी इसको लेकर सवाल है। देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान के निदेशक रहे इस देश के गौरव डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब, क्या इस सवाल का कोई उत्तर आप तक आ पाया है या अंधेरे में ही हैं हम? डॉक्टर हिमांशु, आई थिंक पिछले बार जब हमने चर्चा की थी जी, तो इसमें ये अनुमान था और आई थिंक उसी अनुमान पे भी आगे जा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि जून 30 तक हमको 10 करोड़ डोजेज और लग जाएंगे तो हम एक डोज 33 करोड़ लोगों को दे पाएंगे 30 जून तक। जुलाई से डोजेस की जो मात्रा है वो काफी बढ़ने वाली है, ऐसा डॉक्टर एन.के. अरोरा जो वैक्सीन टास्क फोर्स के चेयरपर्सन है उन्होंने बताया है कि करीब जो लक्ष्य रखा गया है पहुंचने का, वो अब जुलाई में पहुंचेगा या अगस्त में पहुंचेगा 1 करोड़ वैक्सीन प्रतिदिन जी। तो अगर ये लक्ष्य हम पा लेते हैं, जब भी पा लेते हैं, जुलाई में पा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना यह कि अगर 50 लाख वैक्सीन भी हम रोज लगा लें जुलाई में जी, तो आपके 15 करोड़ और लोग ऐड हो जाते हैं, एक डोज वाले, और काफी उसमें 2 डोज वाले भी आ जाएंगे। इस प्रकार से अगर हम 1 करोड़ पे अगस्त में भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि देखिए वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया है, आज भारत में हर व्यक्ति वैक्सीन में एक्सपर्ट हो गया है और बहुत तरह तरह के प्रश्न कर रहा है। तो अब भारत ऐसा देश है जहां पे इलाज भी सबके पास है, समस्या का समाधान भी सबके पास है, प्रश्न भी सबके पास है, लेकिन करने को कोई कुछ राजी नहीं है। तो हम लोगों को तो मैं तो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी पिछले वर्ष मार्च में कि हम इसकी वैक्सीन हमको इस महामारी में मिलेगी, लेकिन वो आ गई, बहुत अच्छी बात हो गई, लगना शुरू हो गई। लेकिन हमारा जितना जनता है, जनसंख्या है, उसको देखते हुए ये कोई मीन अचीवमेंट नहीं मैं मानूंगा इसको, मैं इसको महत्वपूर्ण प्रोग्रेस मानूंगा। कोई कुछ भी कहता रहे वो अलग बात है,
और अगर हम सितंबर के आखिर तक या अक्टूबर तक इसको हम 60% आबादी भी अगर हमारी जनसंख्या को लग जाती है एक एक डोज, तो आज अमेरिका जिस स्थिति में, अमेरिका की पॉपुलेशन है कोई 33 करोड़ जी, हम 33 करोड़ तो जून में ही पूरा कर लेंगे एक एक डोज सबका। तो आप ये समझिए, और वो 40% 2 डोज के साथ इतनी अच्छी अवस्था में आ गए हैं। यूके 60% जनसंख्या को लगा के अच्छी अवस्था में आ गया है। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम 50% जनसंख्या को भी कवर कर लेते हैं सितंबर अक्टूबर तक, तो हमारी स्थिति काफी सुदृढ़ हो जाएगी संक्रमण फैलने के मामले में। और हो सकता है संभवतः हम जो तीसरी लहर की बात हो रही है उससे इतना ना हो जितना दूसरी लहर में हुआ नुकसान। तो मैं तो सवाल को फिर से दोहराता हूं, आपने हमें जो रोशनी दिखाई वो दिखाई कि वैक्सीनेशन कब तक प्रभावी हो जाएगा, लेकिन निशांत जी ने जो जानना चाहा था और वो काफी लोगों के जहन में है कि जो वैक्सीन मैंने लगवा ली इससे मैं कितने समय के लिए सुरक्षित हो रहा हूं, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिन के लिए या कुछ साल के लिए। क्या इस सवाल का कोई उत्तर चिकित्सा जगत के पास है? एक विशुद्ध वैज्ञानिक प्रश्न है जिसका उत्तर आपसे अपेक्षित है। बिल्कुल, ये निशांत जी को मैं बता दूं कि इसका उत्तर अभी जो वैक्सीन बना रहे हैं उनके पास भी जी, क्योंकि ये वैक्सीन लगना शुरू ही दिसंबर 16 को हुई है, 6 महीने अब इसके पूरे हुए हैं। तो अभी जो भारत बायोटेक ने, अभी डीसीजीआई ने इनको परमिशन दी है बूस्टर डोज की 6 महीने वाली जी, वो ट्रायल जो है, जो भारत बायोटेक के फेज 2 ट्रायल में जो वॉलंटियर शामिल हुए थे 800 उनका नंबर था, उनको अब बूस्टर डोज लगना शुरू हुई है। तो इसकी जानकारी न तो फाइजर के पास है, न मॉडर्ना के पास है, न भारत बायोटेक के पास है, न कोविशील्ड के पास है, न किसी और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के पास। लेकिन अनुमान ये लगाया है वैज्ञानिकों ने, जैसे नेचुरल इन्फेक्शन जो हो रहा है उससे अब जो सामने कुछ इसमें अनुसंधान सामने आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि कम से कम 1 वर्ष तक प्रोटेक्शन रहता है नेचुरल इन्फेक्शन का, या उससे कम। कुछ पहले आए थे उसमें 212 दिन की बात हुई थी। और ये भी बात सामने आई है कि जो बोन मैरो में कुछ सेल्स, प्लाज्मा सेल्स हैं, वो चले जाते हैं वहां, रेस्ट करते हैं और ये बाद में एंटीबॉडी बना सकते हैं। लेकिन अभी इस पर कोई फाइनल साइंस की तरफ से भी कोई इस पर प्रमाण नहीं आया है। तो हम मान के ये चल रहे हैं कि जो हमने 2 डोज लगवाई हैं उसके बाद हमको 1 साल पे, 1 वर्ष पे बूस्टर लगवाना पड़ सकता है और पड़ेगा। मेरा मानना यह कि पड़ेगा हमको। जी, तो मिश्रा साहब का आकलन ये है कि कुल मिलाकर 1 साल अधिकतम आप सुरक्षा कवच को मान सकते हैं, आधिकारिक रूप से कहने से नहीं, पर पुराने अनुभव जो बाकी के संदर्भ में है वो इस संदर्भ में बताते हैं। मैं बालेंदु जी के पास जाऊं उससे पहले निशांत जी का हस्तक्षेप सुनते हैं। जी निशांत जी। थैंक यू। जैसा कि मोदी जी ने कहा कि इस बारे में सियासत की बातें नहीं होनी चाहिए, पर ये सारी की सारी बात ही सियासत की मोदी जी ने कर दी। जी डॉक्टर साहब का धन्यवाद कि उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई किया कि इस चीज का कोई फाइनलिटी नहीं है कि ये वैक्सीन कितने समय तक असरदायक होती है, क्योंकि ये वैक्सीन है या इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की दवा है, ये अभी तक हमको देश क्लियरली नहीं बताता है। मैं इसीलिए पूछता हूं कि मैं सवाल पूछता हूं, जनता जानना चाहती है कि क्या अब दूसरी बात डॉक्टर साहब ने कही कि हम कुछ महीनों में 1 करोड़ या 60% लोगों को वैक्सीनेट करना चाहते हैं फर्स्ट टाइमर जी। तो क्या हम उस जबरदस्ती में घुस रहे हैं कि सबको 1-1 इंजेक्शन लगा दो? तो हमने देखा कैसे पहले एक के बाद दूसरे डोज के लिए 2 हफ्ते का समय था, बाद में 6-8 हफ्ते का समय कर दिया और बढ़ाते गए। हम किस होड़ में हैं? क्या मेरा चिकित्सा जगत मुझे क्लैरिटी से बताएगा कि इस दवाई से मेरे को टिक नहीं होता, इस दवाई से मुझको फला चीज नहीं होती? अरे भैया, 1 डोज लगाने की जल्दी है तो जिस व्यक्ति को आज पहला डोज लग रहा है क्या उसको सेकंड डोज 6 महीने बाद लगेगा? और इन द मीन टाइम मेरा चिकित्सा जगत कहेगा नाउ इवॉल्व्ड विद न्यू इंफॉर्मेशन। नो, यही तो फर्क है उस बाबा रामदेव में और हमारे इतने अच्छे डॉक्टर्स में। यू हैव टू टेल अस क्लियरली कि ये दवाई है या नहीं है। और मोदी जी को बुरा लगे तो ठीक है, मेरे पे राशुका लगे तो ठीक है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि मुझे आप लगा क्या रहे हैं। इट कैन नॉट बी एन एम्बिगुअस ड्रामा एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। निशांत जी की कई नाराजगी है, उनका कहना है कि ये जो समय अवधि भी बार बार बढ़ाई जाती है इसको लेकर भी उनके सवाल है।
लेकिन बालिंदु जी, मैं आपके पास में वापस लौटता हूं और थोड़े सियासी सवाल के साथ में लौटता हूं। कुल मिलाकर सरकार ने जो आज ये फैसला लिया है वो राज्य सरकारों की नाकामी के चलते लिया है। कितनी वेदना है आपको इस देश का राजनीतिज्ञ होते हुए राज्य सरकारों की इस नाकामी को लेकर? 73 साल की आजादी के बाद दो सवाल उठते हैं। एक, जो श्रवण गर्ग जी ने कहा कि कहां पहुंचे हम, 80 करोड़ लोग 135 करोड़ में से आज भी सरकारी राशन मुफ्त में मिलने की इमदाद पर जिंदा रह सकते हैं, अगर नहीं मिलेंगे तो मर जाएंगे। ये देश की स्थिति, और इस देश के जो तमाम राज्य हैं अपने निवासियों को सुरक्षा देने के लिए एक वैक्सीन का कार्यक्रम भी ढंग से नहीं संभाल पाए, या देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के संबोधन में स्पष्ट तौर पर कहा है। दोनों को लेकर कितनी ग्लानि आपको महसूस हो रही है बतौर राजनेता? कितना अफसाद मन में है? कितनी अपनी नाकामी को लेकर शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं बालिंदु शुक्ला आज जीवन के इस मुकाम पर पहुंचकर? बालिंदु शुक्ला को कितनी ग्लानि है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आज देश में क्या हो रहा है जी, हमारे इन साथियों ने तकनीकी बातों के बारे में बहुत सारी बातें बताई जो मेरी जानकारी में नहीं थी, और मैं उसका जानकार बनना भी नहीं चाहता हूं जी। लेकिन आंकन एक सामान्य नजर से देखें तो आज हिंदुस्तान में हो क्या रहा है जी, आम आदमी क्या महसूस कर रहा है, ये इसे त्रासदी क्यों कहा जा रहा है जी। क्योंकि शासन ने वो कदम नहीं उठाए जो उनको समय पर उठाना चाहिए जी। जो दवा हमें दी जा रही है हम उसके बारे में नहीं जानते जी, कि 2 महीने होगा या 2 साल होगा, लेकिन जो दवा दी जा रही है उसकी स्थिति क्या है जी, तो वो उसकी स्थिति में बड़ी नाकामी है जी। तो आज देश में, आज मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं जी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के बारे में वो अब आशा नहीं रह गई है कि देश की समस्याओं को निराकरण करने में ये सक्षम हैं जी। और फायदा इस बात का उठाने का प्रयास किया जा रहा है कि केंद्र की सरकार, हमारे मोदी जी ऐन मौके पर, उनके लिए ऐन मौका 1.5 साल के बाद आया है जी। ये त्रासदी तो चल रही है, 1.5 साल से चल रही है, दूसरी लहर में न जाने कितने लोग मर गए। उसके बाद मोदी जी को ख्याल आया कि इस त्रासदी को नियंत्रण करने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, जी। राज्यों पर तो ठीकरा फोड़ दिया, तो राज्यों का ठीकरा उन्होंने केवल उन दलों पर नहीं छोड़ा जहां पर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है जी, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है हमारा जी। वहां की स्थिति तो इतनी ज्यादा गंभीर है कि वहां पर अभी तक कुल मिला करके 20 लाख लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सका है जी। वहां के अस्पतालों की स्थिति दिखाई गई है टेलीविजन के ऊपर कि जिस सामुदायिक स्वास्थ्य में कुत्ते बैठे, जहां दवाई रखनी चाहिए थी वहां पे गोबर के ढेर लगे हुए हैं। लोग, पंचायत, सरपंच, तमाम लोग आज ऐसी बातें कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि शासन कर क्या रहा है, देख क्या रहा है। और मोदी जी को अभी याद आई, कृपा करके मोदी जी, आपने काफी समय तक लोगों को भ्रम में रखा, उसका आपने राजनीतिक लाभ उठाया, ये अलग बात है कि उसका मुकाबला हम उतनी तेजी से अन्य दल नहीं कर पाए, लेकिन आज मोदी जी ऐसा बता रहे हैं कि देश के इस काल के अंदर अब मोदी जी पैदा हुए हैं और सारी बातें ठीक कर देंगे। हमारे साथी ने बड़ी सही बात कही जी, 135 करोड़ में कुल 80 करोड़ लोगों को खाना दोगे, और भैया फिर दिवाली के बाद क्या होगा, दिवाली के बाद उनकी स्थिति क्या बनेगी, और कुछ दिवाली तक ही लोगों को भूख लगेगी, तब तक के लिए क्या किया आपने। तो वो अपनी कमी को दिखा रहे थे कि हम कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को 3-4 महीने तक हम खाना देंगे। वाह भाई वाह, इस देश के 135 करोड़ लोगों को इतने समय के अंदर इतनी व्यवस्था नहीं कर पाए। और वो भी साफ देख लीजिए कि जब पहले कोरोना की काल में चली थी तो कितने लोग कितने किलोमीटर चलते गए थे, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, क्या व्यवस्था की गई, तब उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। मोदी जी ने हाथ जोड़ के कह दिया आज रात को 12 बजे से लॉकडाउन। जो बच्चे कहां थे, किस हालत में थे, कुछ लड़कियां बम्बई पढ़ रही, जगह जगह जा रही है, कोई गया था 2 दिन के लिए, वो वहां पे होटलों के अंदर लॉकडाउन हो गया, खाना नहीं मिलेगा, वापस नहीं जा सकेंगे। जो पैदल लोग जा रहे थे उनकी व्यवस्था नहीं कर पाए,
लेकिन आज 1.25 साल के बाद मोदी जी की आंखें खुली हैं कि गरीबों के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, गरीब तो झेल चुका है और वो सोच चुका है कि ये आपके भाषण हैं, आपकी दरियादिली दिखाई पड़ती है, लेकिन वास्तव में आप इस देश की जनता के साथ अपने इस पूरे काल में आपने वो नहीं किया जो आपको तो करना चाहिए था। हरेंदु शुक्ल जी बेहद क्षुब्ध हैं, नाराज हैं देश के प्रधानमंत्री की भूमिका के संदर्भ में। इस महामारी में जो नेतृत्व देना चाहिए था वो नेतृत्व नहीं मिला। धर्मलाल कौशिक जी के कुछ बिंदु रह गए थे पिछली बार की टिप्पणी में, वो 2 बिंदु और रखना चाहते हैं, वो बिंदु भी रखें। और कुल मिलाकर धर्मलाल कौशिक जी आज के इस भाषण के संदर्भ में, राष्ट्रीय राम संबोधन के संदर्भ में एक सामूहिक प्रतिक्रिया यही है, कुल मिलाकर ये भूल सुधार के अलावा कुछ नहीं है। जो काम आपको ही करना था उस जिम्मेदारी से आपने बचने की कोशिश की और कुल जमा उसकी आलोचनाओं के स्वर जब मुखर हो गए तो इस बात के लिए आपकी सराहना की जाए कि आपको अपनी भूल का एहसास हुआ और आप वापस अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तत्पर हुए। क्या कहते हैं धर्म जी? मोदी जी है तो मुमकिन है जी, और मोदी जी है तो भरोसा है जी। अवसर दिया जाता है, अवसर में कोई किसने क्या किया हम सबके सामने में है जी। लेकिन मोदी जी ने ये बता दिया है कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो राज्य सरकार करे न करे वो हमारी जवाबदारी है, हम करेंगे जी। बहुत सारी बातें आई हैं कि 80 करोड़ लोगों के चावल की व्यवस्था क्या भूखे हैं मर जाएंगे जी। 70 साल तक एक पार्टी की राज रही है जी। और 70 साल तक एक पार्टी की राज रहने के बाद में इस देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक ढांचा क्या रही है जी। इस देश में क्या स्थिति उत्पन्न हुई है। 7 साल कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि 7 साल में आप पूरा परिवर्तन करके दिखा दे। ऐसे आपके पास किसी भी प्रधानमंत्री के पास में जादू की छड़ी भी नहीं है जो करके दिखाया जा सके। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी के आने के बाद में एक जो परिवर्तन, 14 के पहले हमारी क्या स्थिति रही, लोगों में निराशा का भाव, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, एशियाड को हम लोगों ने देखा है क्या स्थिति बनी। और जो ये निराशा का भाव रहा है मोदी जी के आने के बाद में पूरे हिंदुस्तान में एक नए विश्वास जो जागृत हुआ, आशा का किरण दिखा, ये उनके नेतृत्व में हुआ। और हुआ ही नहीं बल्कि आज मैं फिर कह सकता हूं कि सबको भरोसा है। यदि हमारे बहुत सारे लोग अमीर हो सकते हैं, बहुत सारे गरीब हो सकते हैं, लेकिन जरूरत चिंता करने की गरीबों की है, उस अमीरों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और गरीब की यदि चिंता करेंगे तो न केवल चावल की व्यवस्था बल्कि आप निर्गेदिका के पिछले बार मनरेगा में राशि में वृद्धि की गई और जब लोग बाहर से आए तो यदि उनको अवसर मिला रोजगार का तो मनरेगा से मिला। आज भी कई प्रदेशों में विकास कार्य ठप होने के बाद में लोगों का आजीविका का कोई साधन बना है तो मनरेगा तो बना। कुल मिलाकर धर्मलाल जी अभी भी इस बात में कायम है कि अगर मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी हैं तो भरोसा है। चाहे जितने सवाल आप तमाम पैनलिस्ट उठाते रहे, पर धर्म जी का अर्थात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं का भरोसा आज भी नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में है। लेकिन आज की बातचीत के कुछ निष्कर्ष हैं। निशान जी हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, निशान जी अगली बार क्योंकि समय समाप्त हो रहा है 2-3 बातों के साथ में हम इस पूरी बातचीत को समापन ले जाते हैं। कुल मिलाकर जो भी कारण रहा हो पर एक सार्थक घोषणा आज हुई। 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीन के लिए जो भटकना पड़ रहा था, हो सकता है आने वाले समय में वो दृश्य बदला हुआ दिखे, लोग सहजता से अपने आप को सुरक्षित कर पाए। आज के प्रधानमंत्री जी की घोषणा का यह संदेश है। वो चाहे राजनीतिक दबाव का नतीजा हो या न्यायिक दबाव का नतीजा, पर एक सही फैसला जो इस देश की जरूरत थी वो फैसला लिया गया है। लेकिन जो मौलिक प्रश्न श्रवण जी ने उठाया कि आखिर हम तरक्की के किस मुकाम पर पहुंचे जिसमें 80 करोड़ आबादी को मुफ्त का राशन उपलब्धि के तौर पर देश के शासक को बताना पड़े, तो ये विचार का प्रश्न हमारी नीति और नीयत दोनों के संदर्भ में। बालेंद्र शुक्ल जी की नाराजगी इस संदर्भ में है कि आखिर 1.25 साल बाद इस प्रकार की घोषणाओं का मतलब क्या है कि पहले हमारे रीति और नीति दोनों ठीक नहीं थी। मिश्रा साहब सकारात्मक सोच के साथ मौजूद है हमारे कार्यक्रम में, जिनका मानना है कुल मिलाकर सब कुछ ठीक होगा। चिकित्सा जगत जिस तरीके से काम कर रहा है, देश इस जंग को जीतेगा। तो हम इस कामना के साथ कि जिस प्रकार से भी हो इस जंग को हमें जीतना है। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। समय है अब आज के शेर का, तो कुल मिलाकर उस कामना के साथ सेहत को समर्पित हमारा आज का शेर ये कहता है कि सबसे ज्यादा फिक्र है सेहत की लाजमी, कि सबसे ज्यादा फिक्र है सेहत की लाजमी, सेहत नहीं दुरुस्त तो बेकार जिंदगी।
अकबर इलाहाबादी ने जो कहा था ये मूल मंत्र है। तो सरकारों की चिंता बाद में कर लेंगे, आप सब अपनी सेहत की चिंता करें और सेहत को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है इस महामारी के दौर में अपनी वैक्सीन जरूर लगवा लें। सरकार इंतजाम कर रही है, फैसला बदला है, आप अगर कुछ इंतजार कर रहे हैं तो उम्मीद कीजिए वो इंतजार अब खत्म होने के कगार पर है। इसके साथ मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं, सादा पढ़ाओ।